जी जी। जी सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लेसन चैप्टर 4, आज का आज के ले- आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और ये पूछे जाते हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आज बहुविकल्पीय प्रश्न में, है ना, आज हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला प्रश्न है आज का। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है NiCO4 निकिल परमाणु की संकरण अवस्था क्या है ना। निकिल परमाणु जो है यहाँ क्या है, निकिल। निकिल की क्या संकरण अवस्था क्या है? तो जब हम इसका क्या संकरण निकालेंगे तो इसका संकरण अवस्था क्या आएगा? एक सेकेंड। तो इसकी संकरण अवस्था क्या आएगी? 3s2d, 3p d क्या आएगी? 3p d। ओके, इसकी संकरण अवस्था क्या आएगी? 3p d। फिर अगला प्रश्न क्या बोला? संक्रमण तत्वों के आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कौन से कक्ष में? तो संक्रमण तत्व किनको बोलते हैं? ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में भरे जाते हैं? डी कक्ष में। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। फिर क्या बोला? FeCO निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, क्या है? तो ये क्या होते हैं? लौह चुंबकीय होते हैं। कैसे 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 होते हैं? लौह चुंबकीय होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग क्या होते हैं ये सब क्या है आपके डी ब्लॉक में आने वाले, आपके डी ब्लॉक में आने वाले क्या है एलिमेंट, डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स है ना। और डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जनरली सब क्या होते हैं? अ, धातु के जैसे समान काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ये लौह चुंबकीय में टिक लगा था। ठीक है, इसको चलिए, फिर क्या है? Fe3+ आयन, Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। Fe3 आयन है ना, इसमें Fe3 आयन है, उसमें अधिकतम क्या बोला है? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है उसको पूछा है। थ्री 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 प्लस है ना चार्ज, केवल एफ ही नहीं है, Fe3+ है। प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? दिया होगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? दिया होगा। तो इसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5। ठीक है, चलिए, फिर अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या बोला? अम्लीय माध्यम में, एक सेकेंड, है ना, क्या बोला? अम्लीय माध्यम में MnO4 है ना, जिसमें -1 चार्ज है, आयन अपचयित होकर बनाता है। MnO4 क्या बनाता है ना, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में क्या बनाता है? तो Mn2+ क्या बनाता है? 2+ चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है। क्या करता है? और इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या इसमें जो Mn है वो क्या बना लेता है? 2+ चार्ज बना लेता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर अगला प्रश्न है, क्या है? स्थायी चुंबक सामान्यतः किसके मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। स्थायी चुंबक सामान्यतः किस धातु द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो वो किसके द्वारा, अरे किसमें, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो वो कॉपर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा? क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जब हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होता है उसका लास्ट में, वो पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है? 4s1 3d5, 4s1 3d5। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या पूछा? डी ब्लॉक तत्वों के लिए सही कथन है। डी ब्लॉक तत्वों के लिए क्या है? सही कथन है। तो कौन सा कथन इनमें से डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही है? तो क्या पूछा इसमें? ये सभी धातुएं हैं, है ना, ये सभी क्या है? धातुएं। ये परिवार, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
ये रंग अरे हाँ, और फिर क्या बोला, ये रंगीन आयन एवं जटिल लवण बनाते हैं उपयुक्त सभी। तो क्या था, मैंने पहले भी बताया कि इसमें आने वाले क्या होते हैं, सभी के सभी धातु धातु होते हैं, ठीक है। ये फिर रंगीन एवं जटिल लवण बनाते हैं, ठीक है। और एक और भी था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। फिर निम्नलिखित में सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शान प्रदर्शित करता है ना, सबसे ज्यादा क्या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, क्रोमियम करता है, ठीक है। क्रोमियम कभी 4 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, ठीक है। किस धातु का गलनांक सबसे, है ना, गलनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। कॉपर का Au का दे दिया है, ठीक है अपना, फिर प्लेटिनम दे दिया है, पीबी लेड दे दिया है, ठीक है। तो किसका, कॉपर का जो गलनांक है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। किसका गलनांक सबसे अधिक होता है, कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों का अनुचुंबकीय गुण किसके कारण होता है, संक्रमण तत्व किनको बोलेंगे, तो जो डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्वों का अनुचुंबकीय गुण किसके कारण होता है, तो क्या बोला, डी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, डी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण, है ना। यदि वो भरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। फिर क्या बोला, CD2+ लवण सफेद क्यों होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, भरे होते हैं। सफेद क्यों होता है, मतलब डी कक्ष में पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आधा लिखा है, डी कक्ष जो होता है उसमें क्या है, इसको ध्यान रखें क्योंकि ये बार बार आने वाला है, इसके 3-4 क्वेश्चन इस उसमें है, ठीक है। तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है यदि क्या होते हैं इस तरह, क्या है, फुलफिल है पूरे कक्ष में, तो क्या होगा, जो वो है वो सफेद होगा, ठीक है। कैसा होगा, इस टाइप का जो भी संक्रमण दिखाएगा है ना, जो भी क्या होंगे आपके एलिमेंट्स होंगे वो कैसा, सफेद लवण बनाएंगे, ठीक है। अब इसी में से क्या होगा, यदि एक अयुग्मित है, ठीक, ये क्या है अयुग्मित, तो क्या दिखाएंगे, रंगीन। अयुग्मित क्या दिखाते हैं, है ना, जैसे मान लिया ऐसा ऐसा है तो ये क्या दिखाएंगे, रंगीन दिखाएंगे। और सफेद कौन सा दिखाते हैं, जो युग्मित होते हैं, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अब क्या बोला, परमैंगनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो परमैंगनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HMnO4, ठीक है। फिर बेयर अभिकर्मक क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, बेयर अभिकर्मक है, ठीक है। 1% क्षारीय KMnO4, ठीक है। 1% क्षारीय क्या, KMnO4, ठीक है। बेयर रिएजेंट किसको बोलते हैं, बेयर अभिकर्मक पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। फिर क्या बोला, लेंथेनाइट संकुचन का कारण है, तो जो अभी हम लोग आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, है ना। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, तो लेंथेनाइट संकुचन का सबसे बड़ा कारण है 4s कक्ष में प्रवेश करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, कहाँ प्रवेश करना चालू हो जाते हैं, लेंथेनाइट जो सीरीज है उसमें, है ना। 4f जो है ना, 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एंटर होना चालू हो जाते हैं। फिर यूरेनियम किस श्रेणी का तत्व है, यूरेनियम कौन से श्रेणी का तत्व है, तो यूरेनियम है ना एक्टिनाइट श्रेणी के 5f श्रेणी का सदस्य है। कौन से श्रेणी का, एक्टिनाइट श्रेणी के 5f श्रेणी, है ना, ठीक है। फिर विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला, है ना, तो जो क्या होता है अपना है बल्ब, देखें अपन लोग पुराना वाला बल्ब, एलईडी बल्ब नहीं, पुराने बल्ब, उसमें क्या होता है एक पतली सी तार होती है, तो उस तार में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, तो उसमें किसका, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग, टंगस्टन। क्यों, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है, बहुत मजबूत भी होता है, और क्या उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या फिर पिघलता नहीं है, और मतलब उसका विरोध करता है और गर्म हो जाता है। इससे क्या उसमें जो गैस है बल्ब के अंदर क्या होती है, गैस, तो वो क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। फिर देखेंगे अति, अरे हाँ, क्या प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। संक्रमण तत्व, है ना, क्या बोला, संक्रमण तत्व, हाँ, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक, है ना, क्या बोला, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भीतर डी कक्ष में पूर्ण रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। वे तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, भीतरी डी कक्ष में, किसमें, डी कक्ष में
पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्ष में प्रवेश करता है, अतः ये डी ब्लॉक के तत्व भी कहलाते हैं। आवर्त सारणी में समूह 2 और 13 के मध्य होता है ना। समूह 2 के बाद की जो अपना 3 और 12 के बीच में क्या होता है, जितने भी जो तत्व आते हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये इसको ध्यान रखेंगे, है ना, ये बार बार आएगा। क्या होता है, n-1 d 1 से 10 तक, है ना, ns 1 से 1 से 2। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके कौन कौन से, Fe इसका एग्जाम्पल है, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, फिर देखेंगे। अब क्या बोला, संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति, है ना, संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति अक्रिय होती है क्यों, संक्रमण तत्वों की, है ना, प्रवृत्ति अक्रिय क्यों होती है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्या कारण बताया है, संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति निम्न कारणों से अक्रिय होती है। एक सेकेंड इसका मिटा देते हैं ना, इरेज कर देते हैं। चलिए, क्या क्या कारण, इसकी आयनिक ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, ठीक, क्या होती है, आयनन ऊर्जा उच्च होती है। वाष्पन ऊर्जा क्या होती है, इसका मान भी उच्च होता है। लेकिन जल योजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। इसके मानक अपचयन विभव का मान भी क्या होता है, कम होता है। इन कारणों से इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अक्रिय होती है। कैसी होती है, अक्रिय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ZnCd, है ना, एंड Hg को सामान्यतः संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों। देखो, संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं मानते, क्यों नहीं मानते उसको थोड़ा सा देखते। ठीक है, तो क्या होता है, जो ZnCd एंड Hg है ना, इनके जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक क्या होता है, पूरी तरीके इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, भरा होता है। इस कारण से क्या करते हैं, किसी उसमें भाग लेते नहीं है। इस कारण से इसको क्या जनरली संक्रमण तत्व के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्व क्या लिखा है, Z मतलब जिंक है, उसके बाद ये है Hg है। Hg क्या होता है, हीरा, सॉरी, चांदी के, है ना, ऊपर डी कक्ष में पूर्णतः भरे होते हैं। देखिए मैं बोला डी कक्ष में क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग लिखेंगे कैसा होगा, ये ऐसा पूरा भरा होगा। फिर NS क्या होगा, ये भी भरा होगा। अतः इनके संक्रमण तत्व की नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संक्रमण तत्व के परमाणु, क्योंकि संक्रमण तत्व वे परमाणु कहलाते हैं जिनकी, है ना, जिनके पास अपूर्ण, पूर्ण नहीं, अपूर्ण क्या होता है, डी कक्ष होता है। ठीक है, संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, संक्रमण तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि संयोजी कक्ष, है ना, संयोजकता कोश में, है ना, S कक्ष के इलेक्ट्रॉन द्वारा धात्विक बंध तथा डी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के के साझे से सहसंयोजी बंध, दोनों प्रकार के बंध बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जालक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जालक ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण से जालक ऊर्जा क्या है, हाई है। जालक ऊर्जा हाई है तो क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक उच्च ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब क्या अगला प्रश्न क्या बोला, कॉपर 1+ एंड कॉपर 2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो ये देखिए क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। क्या Cu2+ का, सॉरी Cu+ का कितना है 28 और Cu2+ का 27। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या लिखा है, कैसे बना, तो ये देखेंगे, है ना, Cu+ है ना, ये Cu है, 4 नहीं समझना इसको, C4। ठीक है, क्या 1s2 2s2, है ना, फिर 2p6 3s2 3p6 3d क्या 10 एंड 4s क्या होता है, रिक्त होता है इसका। अब देखेंगे Cu2+ का कैसा होता है भाई, तो 1s2 2s2 2p6, है ना, यहाँ 3s2 3p6 एंड, है ना, 3d क्या होता है, 9 होता है। अब 9 होता है मतलब क्या, उसमें देखिए, यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो, है ना। अब इलेक्ट्रॉन देखना, स्पष्ट है कि Cu+ आयन के 3d कक्ष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः यह प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, क्या होते हैं,
ये क्या है, सब भरा हुआ है। कैसा है, भरा हुआ, तो क्या होगा ये, भरे होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होगा। और ये क्या है, एक खाली है, अनपेयर है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, ठीक। जहां भी देखना, जहां अनपेयर्ड होगा वो अनुचुंबकीय होगा, जहां पेयर्ड होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या पूछा, सिल्वर परमाणु है ना, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण परिकलित डी कक्ष है ना, 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो सिल्वर क्या है, 47 है इसका संख्या है ना, +1 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण डी कक्ष अपूर्ण भरे हुए होते हैं। अतः यह क्या है, संक्रमण तत्व है। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज होता है। ठीक, उसके बाद अगला फिर से, ये देखें मैं यही बोला था कि ये जो है ना रंग वाला क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाएगा, है ना, अभी देखेंगे बार बार इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला कि देखिए Cu प्लस तथा Cu2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं, समझाइए कि दोनों में से कौन रंगीन है तथा क्यों। ठीक है, तो देखिए सीधी सीधी बात है, अभी हमने देखा Cu प्लस का और Cu2 प्लस का, क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हमने। ठीक है, क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। Cu प्लस का क्या था, Cu प्लस क्या थे, पेयर्ड थे, सारे क्या थे, युग्मित इलेक्ट्रॉन थे। और Cu2 प्लस के क्या थे, अनपेयर्ड, 9 थे उसके, क्या थे, 9 थे ना, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में कितने थे, 9। अभी हमने देखा, क्या देखा, दिखाता हूं मैं 2 मिनट, है ना। देखिए यहाँ क्या था, Cu, देखेंगे देखेंगे, Cu2 प्लस का क्या था, अनपेयर्ड था, और ये पेयर्ड था। मैंने क्या बताया था, जो भी अनपेयर्ड होगा वो क्या करेगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा और क्या करेगा, रंगीन दिखेगा। और बाकी जो भरे होंगे वो क्या दिखेंगे, वो सफेद लवण बनाते। अभी इसके पहले एक प्रश्न देखा था ना हमने कि लवण कैसा है, सफेद क्यों है, क्या कारण से है। ठीक है, तो उसी प्रकार का सेम प्रश्न है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। निम्न में से कौन कौन से आयन रंगीन होते हैं और क्यों, ये फिर पूछा। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जितने भी आयन्स होंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, Zn का, कॉपर का, क्रोमियम का, CO का, Fe का, Cd का, Hg का, जिसका भी हो। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमको समझ आया कि ये जो डी कक्ष है, डी कक्ष में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, हाँ, कोई भी यदि क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि वो रंगीन होगा। यदि वो पेयर्ड में है, ठीक है, किस कैसा है, पेयर्ड में है, तो क्या हो जाएगा, समझ लेना कि वो फिर, है ना, रंगीन नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण है, देखिए लिखा है, ये सब आयन रंगीन होते क्योंकि डी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, डी संक्रमण होता है, जबकि अन्य है ना, डी कक्षों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ठीक है, है ना, कॉपर, अरे कॉपर, क्रोमियम, CO और Fe को छोड़ दे तो सब क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, कॉपर कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तथा बताए कि यह असामान्य क्यों होता है। असामान्य क्यों होता है। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा, कॉपर का लिख दिया, फिर क्या है, क्रोमियम का लिख दिया। कॉपर का कितना होता है, 29, क्रोमियम का 24। ठीक है, अब पूर्ण परिकलित कक्ष D10 है ना, D10 तथा अर्ध, क्या बोला, अर्धपूरित कक्ष D5 कक्षक है, अन्य कक्षों की तुलना में अधिक स्थायी होता है तथा 3D तथा, है ना, फिर बोला 3D तथा 4s कक्षों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्ष में चले जाते हैं। इस इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असामान्य होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, है ना, जब भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो देखना हमेशा कॉपर का, जो भी आपके टीचर होंगे कॉपर और क्रोमियम को देंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको लिखने आता है या नहीं आता। तो ये जो दो है ना, ये थोड़े से क्या करते हैं, ये असामान्य वो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्यों होता है, कैसा होता है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ जाएगा फिर से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है,
जिंक क्या है, जिंक केवल 2+ है ना, केवल 2+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों? जिंक का सामान्य है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना ऑक्सीकरण अवस्था Zn2+ में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जो 4s है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए केवल 2 ही बताता है। फिर 3D पूर्ण पूरित कक्ष होने के कारण अधिक स्थायी होता है ना, ये क्या होता है 3D अधिक स्थायी होता है, तो क्या करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो क्या प्लस चार्ज बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, इसीलिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन दे पाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही दे पाता है, इसीलिए केवल +2 ही बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। फिर क्या, मिश्र धातु लिखा है या ये होता है मिश्र धातु क्या है एवं उसके उपयोग, ठीक है। तो क्या बोला लेंथेनाइट में, लेंथेनॉइड के मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, लेंथेनाइट के मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को है ना क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक नया धातु बनाया जाता है, इस प्रकार के धातु को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। इनका उपयोग क्यों किया जाता है ना, तो जैसे क्या है, मान लो लोहा है, लोहा में क्या और कुछ चीज दूसरे धातु क्या किया मिला लिए तो उससे क्या बना, स्टील बना। तो क्या एक धातु की क्या गुणीय क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और दूसरा धातु मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे क्या क्या इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना, तो लाइटर का चकमक बनाने में लिखा है ना, बुलेट बनाने में, कवच बनाने में, एवं जितने भी हमारे क्या होते हैं इंजन्स होते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एलॉयस होते हैं है ना, उन सबको बनाने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है ना। फिर क्या बोला, निम्नलिखित आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है, निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है, तो Mn2 का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दिए गए आयनों में Mn2 आयन सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, समझ आ रहा है ना, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, किसी भी केवल Mn के लिए नहीं, जितने ज्यादा क्या होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा है ना, जब Mn का क्या लिखते हैं हम लोग, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा इसमें, 3D क्या आएगा 5 आएगा लास्ट में, 3D 5 मतलब लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सारे क्या है अयुग्मित है, सारे अयुग्मित होने के कारण क्या होंगे है ना, चुंबकीय आघूर्ण इसका सबसे अधिक है, बाकी में क्या है कोई ना कोई एक पेयर में आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या है Zn, ये फिर रंगीन वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ प्राय रंगीन होते हैं, क्यों, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, देखिए बार बार आएगा सर, जो भी क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें डी कक्ष में, तो किस टाइप के बनाएंगे रंगीन बनाएंगे, ठीक है, और उसमें युग्मित है तो सफेद लवण बनाते हैं, ठीक है। क्या बोला Zn Cd एंड Hg क्रमशः Zn+2 Cd2+ Hg2+ प्रकार के आयन बनाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 होता है। इस इनके डी कक्षों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण डी संक्रमण नहीं हो सकता, अतः ये लवण रंगीन होते हैं है ना, रंगहीन होते हैं, वही सफेद बोला ना, रंगहीन, मैं बोला इतना गलत कैसे हो गए, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या के ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है एवं क्यों, ठीक है। क्या बोला, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी है ना, संक्रमण तत्वों की कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी का कौन सा तत्व सभी है ना, कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है, ठीक है, ये पूछे। तो Z35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D5 मतलब क्या, 3D5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर 4s क्या होता है 2, तो 2 का क्या है 2 मतलब s जो होता है वो क्या करता है आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन d क्या होता है स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ का d क्या है कैसा है अनपेयर्ड है, तो वो भी क्या करते हैं दे देते हैं, इस कारण 2+ से लेके कितना, एक सेकेंड, 2+ से लेके कितना 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन, मैग्नीज, ठीक है। फिर क्या बोला, क्रोमियम और Fe के है ना, क्रोमियम 2+ और Fe 2+ में से
कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? ठीक है, तो Fe की तुलना में Cr2 प्लस एक प्रबल अपचायक पदार्थ है, क्योंकि Cr2 प्लस से क्रोमियम C3 प्लस बनने में D4 तथा D3 तक परिवर्तन होता है, किंतु Fe2 प्लस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ प्रबल अपचायक मतलब क्या, अपचायक क्या है ना, जो दूसरे का क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकरण कर दे रहा है, दूसरे का क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकरण कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्या था, Mn2 है ना, M2 प्लस आयन है ना, क्या बोला, 27वें नंबर का कोई है ना, एटम है। ठीक है, के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण की क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, ये क्या था, AR था। ठीक है, इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम लोग, तो क्या आया, 3D7 आया। 3D7 मतलब, अब 7 है तो कैसे भरे जाएंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये कितना हो, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, फिर 1 2 7 आ गए। ठीक है, तो यही स्थिति है। ठीक है, इनमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित। ठीक है, तो अब इसको चुंबकीय आघूर्ण वाले उसमें रख देंगे, क्या, म्यू इज इक्वल टू क्या, म्यू इज इक्वल टू n+2 और, ठीक है, n कितना है, कौन से 3D की बात हो रही है तो 3 रख दिया हम लोग, क्या रखे, 3 है ना, क्या 3+2 ये रखे, 3+2 क्या हुआ, 5 5 5 दिया 15, क्या हुआ 15। अब वर्गमूल 15 का वैल्यू क्या होता है, 8। ठीक है, 8 7 ये होता है। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्या हुआ, कॉपर प्लस, क्या बोला, कॉपर प्लस आयन का जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों, जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं होता भाई कॉपर प्लस। ठीक, उसको देखते हैं। कॉपर है ना, ये एक्वस विलयन में स्थायी नहीं है, क्योंकि कॉपर 2 प्लस की तुलना में निम्न ऋणात्मक ऋणात्मक जल योजन इंथैल्पी होती है। ठीक है, कॉपर 2 प्लस की जल योजन क्या क्या होती है, इससे कम होती है, किससे, 2 प्लस से। अतः है ना, Cu आयन जलीय विलयन में असमानुपातिक होकर Cu2 प्लस आयन बनाता है। ठीक है, कॉपर प्लस था, ये क्या करता है, पानी में घुल के Cu2 प्लस बनाता है, और कॉपर क्या हो जाता है, सॉलिड रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके लिए E का मान अनुकूल भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अब लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला है, देखते जाएंगे। ठीक है, संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है, संक्रमण तत्व, ठीक है, कितनी श्रेणी में बांटा जाता है, तो क्या बोला, संक्रमण तत्व मतलब क्या, डी ब्लॉक एक तत्व है। ठीक है, इनको कितनी श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, संक्रमण तत्वों की श्रेणियां, ठीक, संक्रमण तत्वों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, प्रथम संकरण श्रेणी या 3D श्रेणी। ठीक है, यहाँ यह श्रेणी है ना, SC से लेकर, स्कैडियम से लेकर प्रारंभ होकर जिंक तक जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है, इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करते हैं ना, ये सब क्या है, तीसरे नंबर वाले कक्ष है। ठीक है, चलिए फिर द्वितीय कक्ष, इस द्वितीय कक्ष किस में रहता है, हाँ, 4D में भरे जाते हैं, 4D में भरे जाएंगे, फिर तीसरे वाले 5D में भरे जाएंगे, और चौथे वाले 6D में। ठीक है, ये 6, ये 3D 4D 5D क्या है, तो ये सब क्या है, नंबर ऑफ सेल से, नंबर ऑफ सेल नहीं मतलब, क्या बोलना चाहिए, अरे कैसे, ठीक है, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ कक्ष है। ठीक है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, तो ये कहाँ से, तीसरे कक्ष से भरना चालू होते हैं। तीसरे कक्ष से किस में, कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन जाना चालू होते हैं, डी कक्ष में। ठीक है, तो इसीलिए 3D से चालू होता है हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला, क्या बोला, अंतर संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक है ना आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं। संक्रमण तत्वों की तीसरी तथा चौथी श्रेणी में क्रमशः लेंथेनम तथा एक्टिनम है ना, लेंथेनाइट एक्टिनाइट। ठीक है, के बाद 14 तत्वों की क्या होती है, 2 श्रेणियां होती है। इनके आवर्त सारणी में सबसे नीचे है ना, आवर्त सारणी में क्या, सबसे
नीचे स्थान रखा गया है, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम 3 कोश क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन, है ना, n-2 f कक्षों में भरे जाते हैं। अतः, है ना, n-2 f कक्षों में भरे जाते हैं, अतः इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर्ड, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट अथवा एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? प्रकृति में अति अल्प मात्रा में, है ना, नेचर में इनका अबंडेंस कैसा होता है? अबंडेंस कैसा होता है? बहुत कम होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है। अतः इन्हें दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। फिर क्या बोला? एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, 4f एंड 5f। 4f, है ना, चौथे नंबर से क्या होता है? एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होते हैं और 5वें तक जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला फिर? परमाणु क्रमांक, है ना, 58 से लेके 71 तक, एवं 5D में, है ना, एक्टिनाइट सीरीज में क्या होता है? 90 से लेके 103 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं? है ना, संक्रमण, क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व, ठीक है। चलिए, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती है? डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते और क्यों? है ना, तो संक्रमण तत्व किनको बोलते हैं? जो डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? उनके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। अब देखना क्या होगा, इनमें से कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी में नहीं कहे जा सकते? क्यों नहीं कहे जा सकते? हमने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जिंक वाला, ठीक है। तो इनका क्या होते हैं? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नहीं होते, सब क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, ठीक है। यही कारण है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा डिटेल करने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा जैसे पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, हमने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला? लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट किन्हीं 2 समानताएं बताइए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में, ठीक है। जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है? 2 भागों में बटा है ना, 4D वाला 50 से लेकर 71 तक, फिर 3D वाला, सॉरी 5D वाला, 5D वाला क्या, 90 से लेकर 103 तक के। तो क्या बोला? अभी हमने पहले देखा है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनमें क्या क्या समानताएं होती? तो दोनों तत्वों का क्या है? एफ ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं। दोनों तत्वों क्या एफ ब्लॉक कहे? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एफ तत्व में, सॉरी एफ कक्ष में भरे जाते हैं। एफ कोष में बोलना चाहिए, है ना, यहाँ कक्ष को लिख दिया। हाँ, कक्ष को भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों तत्वों की अंतिम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उपांत्य, क्या क्या लिख देता है यार, कोश के अंदर, कोश के अंदर आने वाले कोश में प्रवेश करते हैं, अतः इनके संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? 2 ही श्रेणी के तत्व क्रमशः लेंथेनाइट व एक्टिनाइट संकुचन प्रदर्शित होता है ना। अब ये लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसको थोड़ा सा हम, या एक्टिनाइट संकुचन क्या है, इसको थोड़ा आगे देखेंगे, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आने वाला है, ठीक है। फिर अभी मिश्र धातु क्या है? संक्रमण धातु, मिश्र धातु क्यों बनते हैं, इसका एक उपयोग बताइए। 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु बनता है, ठीक है। इसके गुण, क्या बोला? इसके गुण अपने जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, ठीक है। किसके? जैसे मान लो क्या था, स्टील अपना क्या था, लोहा था, लोहा में क्या मिला दिए? अभी के लिए मान लो लोहे के में क्या मिला दिए अपन? टंगस्टन मिला दिए, तो क्या होगा? वो और मजबूत हो जाएगा। टंगस्टन मजबूत तो रहता है, लेकिन लोहा डल गया तो और मजबूत हो जाता है, ठीक है। अधिक कठोर, अधिक गलनांक तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी हो जाते हैं। संक्रमण धातुओं की परमाणु आकार लगभग समान होता है ना। संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार क्या होता है? लगभग समान होता है। बाकी जगह क्या देख रहे थे? हाँ, पी ब्लॉक में जाएंगे तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, राइट साइड में जाते जाएंगे तो क्या होगा? साइज छोटा होता जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लगभग समान रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दूसरे धातु परमाणुओं को आसानी से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, ये एक गुण है। इस प्रकार संक्रमण धातु को मिश्र धातु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे क्रोमियम निकल, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है? क्रोमियम और निकल से क्या बनाते हैं? नाइक्रोम, एक मिश्र धातु का नाम बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर इनका उपयोग हीटर में उपयोग किया जाता है। हीटर का तार है, वायुयान के पिस्टन्स में, इंजन के पिस्टन्स में, और भी बहुत जगह जहाँ भी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातु प्राय रंगीन और रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाती है, ठीक है। बार बार पढ़ा है ना, जहाँ पे क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसा लवण बनाते हैं? रंगीन लवण बनाते हैं। अब हम लोग संक्रमण धातु किसको बोलते हैं? जो क्या होते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं और कैसे होते हैं? अनपेयर्ड, है ना,
इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या अनपेयर्ड होगा तो कैसा बनाएगा? रंगीन ही बनाएगा। ठीक है, बस यही है, इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर लैंथेनाइट क्या है, इसको पृथक करने का क्यों कठिन है, समझाइए। ठीक है, तो लैंथेनम है ना, लैंथेनम के परमाणु संख्या 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को कहते हैं, है ना, ये आंतरिक संक्रमण तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरे जाते हैं। 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? लैंथेनाइट समूह क्या है? यहाँ से यहाँ तक है ना, 58 से लेके कहाँ तक? 71 तक तत्वों में लैंथेनाइट संकुचन के कारण रासायनिक गुणों में क्या है? अत्यधिक समानता होती है। सब में क्या होता है? लैंथेनाइट संकुचन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अधिक कठिन होता है। इन है ना, इन्हें आयन विनिमय विधि द्वारा क्या करते हैं? पृथक करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा पृथक करते हैं? तो आयन विनिमय विधि। कौन सा विधि? आयन विनिमय विधि, वरना बाकी विधियों से क्या है, ये पृथक नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जगह तो इलेक्ट्रोलाइसिस ये वो सब करा के क्या कर रहे थे? पृथक कर देते। ठीक है, फिर क्या बोला? लेंथ फिर क्या है अगला प्रश्न? हाँ, लेंथेनम 57 और गैडोलिनियम है ना 64 तथा ल्यूटीशियम 71 की ऑक्सीकरण संख्या 3 है ना, ऑक्सीकरण है ना, 3+3 ऑक्सीकरण अवस्था विशेष रूप से स्थायी है, क्यों? ठीक है, ये क्यों स्थायी है इसके बाद पूछा है। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? सबका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया है? दिया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, अब देखने जाना, इसके 4f में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है। f में क्या है? इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, नहीं है। फिर साथ में उसके बाद इसमें कितने हैं? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 7। तो ये क्या है? अनपेयर्ड है सारे। क्या है? अनपेयर्ड है ये। ठीक है, क्या? और इसमें क्या होता है? ये जो ये 14 है होगा ना, ये गलत लिख दिया है 7, ये 14 है। ठीक है, क्या है? 14 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एक में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एक में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सारे क्या होंगे? सारे के सारे अर्धपूर्ण होंगे और इसमें पूर्ण होंगे, पूरे भरे हुए होंगे। ठीक है, इस कारण से ये सब क्या है? स्थायी है। पहला वाला स्थायी क्यों है भाई? पहला वाला स्थायी क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर दूसरा वाला क्योंकि सब है, लेकिन क्या है? सारे के सारे अनपेयर्ड है। सारे के सारे क्या है? अनपेयर्ड। और जो लास्ट वाला है वो उसमें क्या है? सब पेयर्ड है। ठीक है, इस कारण से स्टेबल रहता है। फिर क्या बोला? संक्रमण तत्व एवं अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व कैसे यौगिक बन रहा है? अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। क्यों? संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? ठीक है, ये दो प्रश्न पूछा है। ठीक, क्या क्या? संक्रमण धातु के वे क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय है ना, क्या बोला? अंतरकाशीय रिक्तियों में उच्च ताप पर अधात्विक तत्वों के छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन है ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि से रासायनिक से क्या होते हैं? ठीक ठीक जम जाते हैं। इस प्रकार वे यौगिक अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों के है ना, इन यौगिकों के रासायनिक गुण है ना अपने जनक धातुओं के समान, किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये यौगिक कठोर होते हैं, लेकिन तन्यता और आघात वर्धनीयता कुछ घट जाती है। क्या होती है? ठीक है, समझ आया? उत्प्रेरकीय सक्रियता है ना, इनको उत्प्रेरक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है ना, इनके उपान्य कोश के अतिरिक्त डी कक्ष होते हैं। ठीक है ना, में रिक्त डी कक्षक होते हैं जो अधिका अधिक अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों के साथ साथ है ना, अभिकारकों के साथ माध्यमिक यौगिक बना सकते हैं। इस कारण से है ना, इस कारण से क्या इनको उत्प्रेरक के रूप में। फिर दूसरा कारण क्या बोला? ये अधिशोषण के लिए है ना विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, जिनके अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर
फिर अगला प्रश्न क्या है, पोटेशियम है ना डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्न के साथ आयनिक समीकरण बताइए। ठीक है, इसके साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट था। कहाँ है भाई हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम कितना है 2 है और क्रोमियम कितना है 2, इसीलिए क्या बोला डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका किसके किसके साथ है ना, एच आयरन के साथ कैसा अभिक्रिया करता है ना आयरन के साथ, फिर विलियन दे दिया। ठीक है, और फिर H2S के साथ, H2S के साथ। ठीक है, चलिए उसको कुछ नहीं है, वो बस अपना क्या है रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्षारीय माध्यम की अपेक्षा है ना, क्षारीय माध्यम की अपेक्षा अम्लीय माध्यम में KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो दूसरे को क्या कर देते हैं, है ना, खुद अपचयित होकर दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत होते करते हैं ना। ऑक्सीकरण मतलब क्या, कि ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या किया अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो क्या किया ये देखिए, क्षारीय माध्यम में क्या कितना, इसको पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, क्षारीय माध्यम में कितने ऑक्सीजन देता है, 3 ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और अम्लीय माध्यम में लास्ट में देखिए कितने ऑक्सीजन देता है हमको, ये 5। ठीक है, कितने ऑक्सीजन देता है भाई, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ज़्यादा ऑक्सीजन दिया मतलब वो दूसरे को क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीकृत करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन किस में ज़्यादा निकल रहा है, ऊपर क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा निकलता है। तो ये क्या करेंगे, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे वो दूसरे को कितना, वो ज़्यादा ऑक्सीकृत करेंगे। ठीक है, इसीलिए अम्लीय माध्यम में क्या होता है, अम्लीय माध्यम में क्या करता है, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, तो थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, क्या बोला, निम्नलिखित गैसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना करना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिया है, Mn दिया है, क्रोमियम दिया है, उसके बाद क्या दिया है, एक V करके कोई सा दिया है। ठीक है, और Ti दिया है टाइटेनियम का। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, हमको समझ आ जाएगा कि डी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, ये दिया 3D4, 3D3, 3D2 आएगा, या फिर 3 लिख दिया है। ठीक है, अब 4 है तो 1 2 3 4 ये भरे, 3 में 1 2 3 और ये 3, फिर उसी प्रकार टाइटेनियम में कितने भरे होंगे, तो 1 2 3 4 5, कितने भरे होंगे, एक ही भरा होगा कोई। ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाते हैं, बाप रे। ठीक है, ये सब क्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना ऐसे ही होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अरे यार, हुंड के नियम, अरे हुंड के नियम के आधार पर Ce3+ आयरन आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। ठीक है, लिखिए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सी की एटॉमिक नंबर क्या है 58, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। फिर क्या की गणना करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, है ना, इसका चुंबकीय आघूर्ण का गणना करना है। किसका गणना करना है, चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, एन क्या है नंबर, है ना, एन क्या है 1 है। ठीक है, क्या है, एन इज इक्वल टू क्या 1, तो इस फॉर्मूले में रख दिए हम लोग 1। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकल गया। है ना, ये क्या था, 1 1 + 2, है ना, क्या होगा 3, 3 × 1 √3, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7। ठीक है, 1.732, यहाँ तक ठीक, कुछ दिक्कत। हम्म, यहाँ से क्या है, सब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ओके।